नमस्कार। आज का विषय है उत्तर वैदिक काल। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था और उस काल को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में बताया। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल को इसलिए अलग माना गया क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव आए। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन में बहुत बदलाव आए और आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आया, धार्मिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया और सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। इसलिए स्टडी के तौर अध्ययन करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हमने जो इसको अलग भागों में विभाजित किया है। तो उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, उनमें सामाजिक जीवन की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में जब हम सामाजिक जीवन की विशेषताओं के बारे में बात की थी तो एक आदर्श समाज की हमने बात की थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की तरफ जब मानव अग्रसर हुआ तो उसकी जो सोच थी वो एकदम से बदल गई। उसकी जो समाज के प्रति जो अवधारणा थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। देखते हैं क्या चेंज आया है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी जिसमें हमने उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था, तो आप समझ जाओगे कि इस सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है कितना अलग है ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन से। तो हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहली बात आती है वर्ण व्यवस्था। मैंने ऋग्वेद काल में आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था थी और 4 वर्णों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मा है उनके द्वारा जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई। जैसे मैंने आपको बताया है कि सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए। वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म के आधार पर हो गई। ऋग्वेद काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, कर्म ही जाति का निर्धारण करता था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म में परिवर्तित हो गई और वंशानुगत जो है आज तक जाति प्रथा यानी कि वर्ण विभाजन वंश के अनुसार ही चला आ रहा है। तो पहली विशेषता है वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म पर आधारित हो गई। दूसरी, मैंने आपको बताया ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बात कही गई है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई तथा पैरों से जो है वो शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये क्या डिसाइड करता है, क्या निर्धारित करता है, बताता हूं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मणों को जो है ज्ञान और क्या बोलते हैं शिक्षा, दीक्षा, प्रचार प्रसार करने का जो है क्या मिल गया, अधिकार मिला। और जो क्षत्रियों की कल्पना एक्चुअली किसी विशेष क्षेत्र पर किसी राजा द्वारा अधिकार किया जाता था तो उसे उसका क्षत्रिय घोषित किया जाता था। तो क्षत्रियों को जो है वो क्या था कि ये सामाजिक जीवन में चल रहे सारी क्रियाकलापों का जो है वो क्या करता था, संरक्षण करता था, मानव जीवन का संरक्षण करता था। तो उसको क्या कहा जाता, क्षत्रिय कहा जाता कि वो युद्ध में भाग ले सकता था। दूसरा आपका वैश्य जो थे व्यापार, वाणिज्य और कृषि में भाग लेते थे। इनका काम था उत्पादन के संसाधनों में भाग लेना या उत्पादन के संसाधनों पर क्रियाकलाप करना। चौथा जो वर्ण व्यवस्था का जो अंतिम पड़ाव है वो शूद्रों का आता है, और शूद्रों का कार्य जो है वेदों में और कई ग्रंथों में लिखा गया है कि उपरयुक्त की जो पहले की 3 जातियां हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र है, उनकी सेवा करने के लिए जो है वो शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें मैंने आपको कहा है कि ऋग्वेद काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म पुरुष के मुख से जातियों का निर्माण हुआ। जो मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बाजू से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये सिनेरियो कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर जातियों का वर्ण विभाजन था। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद काल में मानव जाति को 3 आश्रमों में विभाजित किया गया था। 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
लेकिन उत्तर वैदिक काल के जवालो उपनिषद में, उत्तर वैदिक काल के जवालो उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन मिलता है। पहले के 3 आश्रम जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद काल में भी मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जवालो उपनिषद में 4था आश्रम जोड़ा गया जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है, और साथ ही मानव जीवन को 100 वर्षों में विभाजित किया गया। पहले के 25 वर्ष में ब्रह्म कौन सा आश्रम आता है? ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, जिसमें मानव जीवन में क्या है 1 से 25 वर्ष तक की आयु के लोगों को क्या करना पड़ता था? ज्ञान अर्जित करना पड़ता था, उसको अपने जानने की जो है क्या होती थी? उम्र होती थी। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो है 26 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को जो है उनका निश्चित समय पर विवाह करवाया जाता था, उनके बाल बच्चे होते थे, माता पिता की सेवा करना, सामाजिक जो बंधन है उनको जो है परिपूर्ण करना और उनको जो है आगे बढ़ाने की दिशा थी। और सभी आश्रमों में सबसे मुश्किल जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर की जो है इसमें तमाम जो चीजें हैं समाज की जीवन में, जैसे रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीजों को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो है रीति रिवाजों में अपने पिता को अग्नि देना, जो जिसमें जो पुत्र का काम होता है वो पीढ़ी के द्वारा जो है किया जाता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या करते हैं, जब पड़ाव की उम्र की जो उनका जो पड़ाव है 51 साल से चला जाता है, 51 साल से 75 वर्ष के बीच का काल माना जाता है, जिसमें व्यक्ति वनों में चला जाता है, विचरण करता था, घूमना फिरना उसको अच्छा लगता है। ये लगता है कि पूरा जीवन निकाल दिया कमाई में, पढ़ाई में, दवाई में, तो कुछ चीजें करने का मौका मिलता था। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, मतलब संसार की मोह माया से जो है वो क्या करता था? मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो क्या करता था? प्रयास करता था, इसलिए वो सन्यासी रूप में जीवन जीना शुरू करता था। अब समाज की अगली बात आती है, आश्रम व्यवस्था हो गई, जाति प्रथा हो गई, वर्ण व्यवस्था हो गई। अगली बात आती है नारी स्थिति की बात आती है, जहां पर स्त्रियों की स्थिति की बात है। ऋग्वेद काल में जैसे मैंने आपको बताया मात्र सत्तात्मक समाज था, और जो है महिलाओं को जो है क्या है, महिलाओं को उस समय जो है प्रोत्साहित किया जाता था हर चीज के लिए। तो उनको उपनयन का अधिकार भी था, महिला को उपनयन का अधिकार था, सजना दजना सवरना ये सब चीजें अधिकार जो है महिला को दिए गए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के चलते चलते महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। इसकी अगर बात करते तो आइए समझाते हैं। नारी की स्थिति में गिरावट आई, नारी को उपनयन संस्कार से वंचित किया गया, अथवा नारी के इस अधिकार को छीन लिया गया कि नारी उपनयन संस्कार भी कर सकती है। दूसरी बात, अथर्ववेद, जिसका उत्तर वैदिक काल में जिसकी रचना हुई है, अथर्ववेद काल में कन्या जन्म की जो है वो क्या की गई? निंदा की गई, जिससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी खराब हो गई थी। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा हुई, तथा ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना जाता था। मैंने आपको बताया था, आरण्य को बताया था, ब्राह्मण बताया था, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो था, ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें कन्या को चिंता का कारण माना गया। जबकि तैत्तिरीय अरण्यक में, अरण्यक भी मैंने बताया था जिनको जंगलों में लिखा जाता था सन्यासियों के द्वारा, तो तैत्तिरीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित माना जाता था। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का लोभ स्त्री के प्रति हो वो जो है क्या है, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, वो मोह माया में फंस जाता है। तो इनको जो है क्या कर दिया जाता था, तैत्तिरीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित माना गया है, निठर माना गया है। दूसरा है, लेकिन जहां पर तैत्तिरीय अरण्यक और ऐतरेय ब्राह्मण में और अथर्ववेद में जहां पर कन्या के जन्म को जो है निंदनीय बताया गया है, वहीं पर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी माना गया है, आधा अंग माना गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता था, शतपथ ब्राह्मण में माना जाता है कि जो पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं करता, कर्म जो पुरुष स्त्री को जो है आदर नहीं देता है, वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण पुरुष नहीं है। क्योंकि स्त्री का जो आदर सत्कार करे वो उसको परिपूर्ण बनाती है, पुरुष को पूरा करती है। इसलिए स्त्रियों को क्या माना गया है, अर्धांगिनी भी माना गया है, पुरुष का आधा अंग भी माना गया है। पुरुष के बिना व्यक्ति जो है पूरा नहीं माना गया। दूसरी बात है, अगर स्त्री की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में विद्वान नहीं थी, विदुषी नहीं थी,
उत्तर वैदिक काल में भी बहुत सारी विदुषियां थी जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, जिनमें से मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, बणवा, काव्यायनी आदि थी। इनके बारे में जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, बणवा और काव्यायनी आदि स्त्रियों की हमें जानकारी मिलती है जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध विदुषियां रही थी। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में सभा समिति का बड़ा रोल था, क्योंकि राजा की जो नियुक्ति है वो सभा समिति के माध्यम से की जाती थी। सभा समिति का समर्थन जिसकी तरफ जाता था वो राजा बन जाता था और उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया सभा समिति को, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि स्त्रियां सभा समिति में भाग नहीं ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल की स्थिति थी कि सभा समिति में जो है स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें सभा समिति में भाग लेने से वंचित किया गया। नेक्स्ट बात आती है सामाजिक जीवन में कि जो वरुण प्रवास का शब्द का प्रयोग उन स्त्रियों को किया जाता था जो कि पतिव्रता नहीं होती थी, उन्हें वरुण प्रवास कहा जाता था। तो ये था आपका सामाजिक जीवन जिसमें जाति प्रथा, स्त्रियों के प्रति घृणा और तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा, आश्रम के बारे में पढ़ा। अगली बात आती है आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन जो ऋग्वेद काल का था वो किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में अलग है। तो ऋग्वेद काल का जो आर्थिक जीवन है उससे उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है बिल्कुल अलग है। कारण है कि ऋग्वेद काल में जब आर्यों ने भारत में आए तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि उनका गौण था। पशुओं के ऊपर लड़ाइयां होती थी, गाय को पवित्र मानते थे, गाय को जो है अग्धन्य कहा जाता था, ना मानने वाला पशु कहा जाता था। तो उनका जो पशुओं के प्रति जो प्रेम था जिससे उनकी जो इकोनॉमी है वो किस पर चलती थी, पशुपालन पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन को छोड़कर कहां पर आ गया, कृषि पर आ गया। यानी कि कृषि जो है मुख्य आधार था उत्तर वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था का। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, लोहे का उपयोग जो है पूरी तरह से करना सीख गया था इंसान, इसलिए उसमें जो है पशुपालन से कृषि की तरफ बढ़ा, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए लोहे के ज्ञान से उन्हें श्रेष्ठ हथियार मिले, जिससे उन्होंने जंगलों का सफाया करके कृषि योग्य बनाया और कृषि की ओर अग्रसर होना शुरू हुए। कृषि की प्रधानता के कारण अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया गया, जैसे ब्रीही जो है वो चावल को कहा जाता था, माश यब जौ को कहा जाता था और गोधुम गेहूं को कहा जाता था। ये प्रमुख फसलें थी, ब्रीही, चावल, जौ, यब जौ, गोधुम गेहूं और आपका माश, ये प्रमुख फसलें थी जिनका उत्पादन किया जाता था। इससे पहले भी ऋग्वेद काल में उत्पादन होता था, लेकिन बृहद मात्रा में उत्पादन उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे के ज्ञान से कृषि में तेजी आई और उत्तर वैदिक लोहे का जैसे ही ज्ञान हो तो हर चीज में क्या है, एक क्रांति आई। कृषि में भी क्रांति आई, श्रेष्ठ हथियार मिल गए, युद्ध में भी क्रांति आई, श्रेष्ठ हथियार मिल गए। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि जो लोहे का ज्ञान है उस समय आप मानोगे कि आजकल अयस्क लोहे को कहा जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अयस्क 2 प्रकार के थे। एक तो कृष्ण श्याम अयस्क जिसे लोहा कहा जाता था, और दूसरा था श्याम अयस्क को लोहा तथा लोह अयस्क तांबे को कहा जाता था। लोह अयस्क कृष्ण और श्याम अयस्क लोहे को कहा जाता था, जबकि लोह अयस्क तांबे को कहा जाता था। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। अयस्क को 2 भागों में बांटा गया था, एक था कृष्ण या श्याम अयस्क यानी कि काला धातु जो कि लोहे को कहा जाता था, दूसरा था लोह अयस्क किसे कहा जाता था, तांबे को कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो कि कैसे थे, काले और लाल थे, और चित्रित धूसर मृत भांड भी मिले हैं, ग्रे धूसर मृत भांड भी मिले हैं।
जो कि क्या करता है, श्रेष्ठता का प्रमाण है कि मिट्टी के जो बर्तन थे उनके ऊपर पॉलिश की जाती थी और फिर नक्काशी की जाती थी। इस प्रकार की कला का विकास उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। लोहे का सबसे पहला प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ में प्राप्त हुआ है। लोहे का सबसे पहला प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ से प्राप्त हुआ है। और दूसरा, इसी समय पाकिस्तान के गांधार से जो है वो लोहे के औजार भी प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक लोहे के औजार और लोहे का प्रमाण जो है अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक लोहे के औजार और प्रमाण जो है अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और लोहे के ज्ञान ने उत्तर वैदिक काल के लोगों को स्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, यानी कि उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न की, जिससे उत्तर वैदिक काल का जीवन जो है स्थायी जीवन के रूप में बदल गया। इन्होंने कृषि कार्य शुरू किया, कृषि कार्य शुरू और पशुपालन तो पहले शुरू कर दिया था, कृषि कार्य को इन्होंने प्रमुखता दी और पशुपालन को जो है गौण रखा। और साथ ही साथ जिस जगह रहते थे वहां पर उपजाऊ भूमियां थी और वहां पर कृषि कार्य करते थे, वही समाज का विकास हुआ। और उत्तर वैदिक काल का जो है सामाजिक और आर्थिक जो इतिहास था वो इस प्रकार से अलग था। अगली क्लास में हम धार्मिक जीवन के बारे में बताएंगे कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक है जिसमें हम अनेक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। विवाह कितने प्रकार के हैं, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने हैं, ठीक है, कलाएं कितनी है, इनके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आज का जो विषय था वो सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन था उत्तर वैदिक काल का, और आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। नमस्कार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं आपको जो है रोज क्लास कर सकूं। धन्यवाद।